मॉर्निंग, नमस्कार। टाइम्स नौ भारत के मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं अमित सिंह और बुलेटिन में लगातार हम देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपको वाकिफ कराएंगे। वो खबरें भी होंगी जो आपके काम के साथ ही फैक्ट चेक सेगमेंट में आपको बताएंगे कि आपको किन खबरों से खबरदार रहना है। लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। अमेरिका से अपने आखिरी सैनिक की वापसी के बाद बीती रात जो बाइडेन ने दुनिया को संबोधित किया। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के लिए अफगानिस्तान मिशन समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का अफगानिस्तान मिशन सफल रहा, साथ ही 100-200 अमेरिकी इस समय अफगानिस्तान में मौजूद हैं। बाइडेन ने कहा कि तालिबान की मौजूदगी के बावजूद जो लोग निकलना चाहते थे, हमने उन्हें निकाला। साथ ही जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, हम उनकी मदद करेंगे। हमने तालिबान के साथ गहरा युद्ध के लिए 3 लाख सैनिकों को तैयार किया था। तालिबान के अनुरोध पर कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने पहली बार तालिबान के नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ई से मुलाकात की। राजदूत ने अफगानिस्तान की जमीन को भारत के खिलाफ या आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किए जाने पर भी चिंता जाहिर की। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अलकायदा ने अमेरिका को आक्रमणकारी ताकत करार दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका के जाने के बाद तालिबान ने लश्करगाह की सेंट्रल मस्जिद में भी जश्न मनाया। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने नई सरकार बनाने के लिए 3 दिनों तक बैठक की है। तालिबानी नेताओं ने कंधार में यह बैठक की। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह ने जानकारी दी कि इस बैठक की अध्यक्षता मुल्ला हफ्तुल्लाह ने की है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के पंच प्यारे वाले बयान पर पंजाब की राजनीति में बवाल शुरू हो गया है। हरीश रावत पर धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप है। नवजोत सिंह सिद्धू और कार्यकारी अध्यक्षों को रावत ने पंच प्यारे कहकर संबोधित किया था। पंजाब में पार्टी का विवाद सुलझाने में जुटे हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और उनके साथ नियुक्त किए गए 4 वर्किंग प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात की। समाजवादी पार्टी आज से उत्तर प्रदेश में जनादेश यात्रा की शुरुआत करेगी। यात्रा का ऐलान करते हुए सपा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नीतियों से जनता बेहाल है और दलितों, पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। जनादेश यात्रा इन्हीं कुछ उद्देश्यों के साथ जनसंवाद करेगी। धर्मांतरण मामले पर टाइम्स नाउ भारत के खुलासे का बड़ा असर हुआ है। खुलासे के बाद हरियाणा सरकार एंटी कन्वर्जन लॉ लाने की तैयारी में है। अगर जरूरी हुआ तो हरियाणा सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए ऑर्डिनेंस भी ला सकती है। हैदराबाद से बीजेपी विधायक राजा सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। राजा सिंह ने कहा कि राम मंदिर तो बन गया है, अब मथुरा और काशी की बारी है। हमारा सपना है कि हम मथुरा में वहां मंदिर बनाएं जहां इस समय मस्जिद है। काजीरंगा में बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वन संरक्षक इसका हल निकालने में लगे हुए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मौजूद जानवरों की सुरक्षा के लिए कर्मचारी पूरी तरह मुस्तैद हैं। गुवाहाटी से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम और इससे सटे पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश के चलते असम में ब्रह्मपुत्र अपने उफान पर है। गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र में चलने वाली नावें फिलहाल पानी का लेवल बढ़ने की वजह से बंद हैं। उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जिलों के अधिकांश मुख्य मार्गों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, जिससे भारी संख्या में सड़कें बंद हैं। जोशीमठ के गुज्जू में भी मंगलवार को लैंडस्लाइड की घटना हुई। सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार यहां के पक्षी विहार स्थित हेलीपैड पर उतरे और वहां से मोटर बोट से बाढ़ प्रभावित परिवारों का हाल चाल लेने बाढ़ के पानी से घिरे अदलपुर व सोहरवा गांव गए। कर्नाटक के कोडागू में लगातार बारिश और मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से कॉफी की फसल को भारी नुकसान हो रहा है। बारिश की वजह से कॉफी की अरबिका वैरायटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पटना पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। राजधानी पटना के हड़ताली मोड़ के पास चाय बेचकर अपनी जिंदगी चलाने वाले बच्चे की दुकान हटाने के नाम पर पुलिस वाले ने उस पर खौलती चाय फेंक दी। इस घटना में बच्चा बुरी तरह घायल हो गया है। ईडी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समन किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला अवैध कोयला खनन घोटाले से जुड़ा है। अभिषेक बनर्जी को ईडी ने 6 सितंबर को पेश होने को कहा है। तिहाड़ जेल से 200 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल के अंदर से ही जैकलीन को कॉल स्पूफिंग के जरिए कॉल करता था।
दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने झारखंड के जामताड़ा में 14 लोगों को गिरफ्तार कर साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस गैंग का मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया है, जिसका जामताड़ा इलाके में करोड़ों का घर और महंगी गाड़ियां हैं। मध्य प्रदेश से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां एक मार्शल ने पहले तो एक ट्रांसजेंडर की पिटाई की, वहीं दूसरी वीडियो में वो एक शख्स की पिटाई करता हुआ दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। इस्कॉन के संस्थापक श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी करेंगे। इसके अलावा वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4:30 बजे एक सभा को संबोधित भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को 6,637 करोड़ की लागत से निर्मित आवासों का लोकार्पण करेंगे और 5,51,000 लाभार्थियों को नए आवास की चाबी सौंपेंगे। पीएम आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना का वितरण कार्यक्रम के दौरान योगी लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। आज देश भर के कई राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं। दिल्ली में आज 9वीं से 12वीं क्लास तक के लिए स्कूल खुल जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में भी आज क्लास 1 से 5 तक के स्कूल खुल रहे हैं। तेलंगाना में आज से स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन अब तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज से फिजिकल क्लास के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में फिजिकल क्लास अनिवार्य नहीं है। भारतीय रेलवे ने मार्च 2024 तक 100 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेट के निर्माण के लिए समय निर्धारित किया है। इसके लिए काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषणा की थी कि 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेनें प्रमुख शहरों को जोड़ देंगी। और देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बाद रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो अमेरिका से आ रही है। अफगानिस्तान पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार संबोधन किया है। अफगानिस्तान की जमीन को छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हमारा मिशन कामयाब रहा। अफगानिस्तान से हमारा निकलना एक रणनीति के तहत था, इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं की गई। काबुल छोड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। जो बाइडेन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास यह आखिरी विकल्प था और इसीलिए हमें काबुल को छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं जंग को और नहीं बढ़ाना चाहता। तालिबान की सैन्य ताकत लगातार तेज हो रही है, बड़ी हो रही है, ताकतवर हो रही है और इसी वजह से हमने काबुल को छोड़ा। उन्होंने कहा कि हमने सबकी सलाह ली, सबका मशवरा लिया, उसके बाद ही अफगानिस्तान से हम बाहर निकले, क्योंकि हमें एक बात पता थी कि 20 साल से चली आ रही है जंग कभी ना कभी खत्म करनी जरूरी थी और इसी वजह से हमने सही वक्त पर सही फैसला लिया। और अब आपको एलईडी ग्राफिक के जरिए समझाने और बताने की कोशिश करते हैं कि बाइडेन ने अपने संबोधन में क्या बड़ी बड़ी बातें कही हैं। पहली बड़ी बात, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हमारा मिशन कामयाब रहा है। उन्होंने इस बात का भरोसा जताया कि पिछले 20 साल से हम अमेरिका में थे, हम अफगानिस्तान में थे, हम कामयाब रहे। दूसरी बड़ी बात, अफगानिस्तान से हमारा निकलना एक रणनीति के तहत। लगातार आरोप लगते रहे कि आप अचानक निकले, आपने कोई फैसला नहीं किया, आपने बीच अधर में अफगानिस्तान को छोड़ दिया। बाइडेन ने कहा हमने कोई जल्दबाजी नहीं की, हम लगातार चीजों को देखते और समझते रहे। काबुल छोड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थितियां हालात बन रहे थे, अमेरिका का वहां से निकल जाना अच्छा था। मैं जंग को बढ़ाना नहीं चाहता। एक बात और उन्होंने अपने संबोधन में कही कि जंग ना बढ़े, यह हमारी कोशिश है। तालिबान की सैन्य ताकत काफी मजबूत है, इस बात को उन्होंने कबूल किया। उन्होंने कहा कि हमने 1,25,000 लोगों से ज्यादा को रेस्क्यू किया, यानी दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन था। बाकी देशों की राजनयिक हमने निकाले, हमने लोगों को बचाया, उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 90% अमेरिकियों को निकालने का जो श्रेय है वो अमेरिका को मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में 100 से 200 नागरिक अभी भी मौजूद हैं जिन्हें निकालने की लगातार कोशिश जारी है, लेकिन ये रेस्क्यू मिशन कब होगा इसकी तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, जो मैं आपको बता रहा था। तो लगातार बाइडेन ने कई बड़ी बातें अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका अपना चाहेगा हम लाएंगे। इसका मतलब यह है कि हम शांति चाहते हैं। अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था। उन्होंने ये बात कही कि हमने 3 साल तक सेना को लगातार ट्रेन किया, हथियार दिए, लेकिन जैसे ही वहां से निकले अफगानिस्तान में इतना भ्रष्टाचार है कि सेना ने ठीक से काम नहीं किया। गनी के भागने से काबुल में अराजकता फैली। उन्होंने वहां की जो लीडरशिप थी उस पर सवाल खड़े किए कि जब देश का नेता ही भाग गया तो देश कैसे चलेगा। बाइडेन ने कहा हमने 3 लाख सैनिकों को लगातार ट्रेन किया ताकि वो तालिबान से 2-2 हाथ कर सके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारे रहने से लंबे समय तक शांति। उन्होंने यह बात भी कही कि 20 साल तक जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में था वहां हालात सामान्य थे, जनता बिल्कुल सामान्य तरीके से जीवन जी रही थी, वहां पे शांति थी, युद्ध जैसे हालात नहीं थे। और भी बहुत बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। इस डिटेल रिपोर्ट के जरिए उसे समझने की कोशिश कीजिएगा।
अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कई बड़ी बातें कही। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से फौज की वापसी के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हमारा मिशन सफल रहा। बाइडेन ने कहा कि हमने अफगानिस्तान में 20 साल तक शांति बनाए रखी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने जो काम किया है वो कोई और नहीं कर सकता। We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States had the capacity and the will and ability to do it, and we did it today. The extraordinary success of this mission was due to the incredible skill, bravery, and selfless courage of the United States military and our diplomats and intelligence professionals. बाइडेन ने कहा कि हमने तालिबान की मौजूदगी के बावजूद जो लोग निकलना चाहते थे उनको वहां से निकाला। हमने 1 लाख लोगों को रेस्क्यू किया। इस दौरान काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बनाए रखी। तालिबान को सीज फायर पर मजबूर किया। जो बाइडेन ने अपने भाषण में दावा किया कि अफगानिस्तान से 1,25,000 लोगों को सकुशल निकाला गया। In April, I made a decision to end this war. As part of that decision, we set the date of August 31st for American troops to withdraw. The assumption was that more than 300,000 Afghan national security forces that we had trained over the past 2 decades and equipped would be a strong adversary in their civil wars with the Taliban. That assumption that the Afghan government would be able to hold on for a period of time beyond military drawdown turned out not to be accurate. बाइडेन ने कहा कि हम अफगान गठबंधन के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। अब तालिबान के पास अफगानिस्तान की सत्ता है। वहां अब हजारों लोगों को नहीं भेजा जा सकता। अफगानिस्तान की जमीन का हमारे या किसी और देश के खिलाफ आतंकियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। We were ready when they and the people of Afghanistan watched their own government collapse and their president flee amid the corruption and malfeasance, handing over the country to their enemy, the Taliban, and significantly increasing the risk to U.S. personnel and our allies. As a result, to safely extract American citizens before August 31st, as well as embassy personnel, allies and partners, and those Afghans who had worked with us and fought alongside of us for 20 years, I had authorized 6,000 troops, American troops, to Kabul to help secure the airport. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दौरान कहा कि वो इस फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि हमें यह मिशन और जल्दी शुरू करना चाहिए था, लेकिन पूरे सम्मान के साथ मैं उनसे अपनी असहमति जाहिर करता हूं। अगर ये और पहले शुरू किया गया होता तो अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अमेरिका और अफगानिस्तान की बात करने के बाद देश की बात कर लेते हैं। हरीश रावत के बयान पर बवाल लगातार मचा हुआ है। पंज प्यारे वाले बयान पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्ष ने इसे लेकर हरीश रावत से माफी मांगने की बात की है। साथ ही वर्किंग कमेटी, असल में हुआ यह था कि पंज प्यारे बयान का जो मसला था वो सिद्धू और उनके चारों वर्किंग प्रेसिडेंट के नाम पर हरीश रावत ने यह बात कही थी, लेकिन अब इसे सम्मान की बात बना ली गई है। पंजाब की सियासत में इसे एक बहुत खराब तरीके से देखा और समझा जा रहा है और लगातार विपक्ष हरीश रावत से माफी मांगने की बात कर रहा है, क्योंकि हरीश रावत ने मजाक में यह बात कही, लेकिन अब यह बात अब तूल पकड़ती जा रही है और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने, मगर दूबे जी बनकर रह गए। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। रावत गए थे तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रहे सियासी कलह को सुलझाने, लेकिन कुछ ऐसा बोल गए कि खुद विवादों में फंस गए। और हमारे पंज प्यारे हैं जो 5 लोग, तो उनसे कोई राय परामर्श करो।
दरअसल हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और उनके साथ नियुक्त किए गए 4 वर्किंग प्रेसिडेंट्स के साथ मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद रावत ने सिद्धू और उनके 4 वर्किंग प्रेसिडेंट्स की तुलना सिख धर्म के पंज प्यारे से कर दी। बस इसी बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। करके भी कुछ कमेटियाँ आदि बन रही हैं, तो मेरा दायित्व था कि मैं ऑनरेबल पीसीसी प्रेसिडेंट से और उनकी टीम और हमारे पंज प्यारे हैं जो 5 लोग, तो उनसे कोई राय परामर्श करूँ। और सिद्धू साहब ने, मैं बड़ा आभारी हूँ, उन्होंने कहा है कि अगले 15 दिन में ये करीब सारी प्रोसेस को गियर अप कर देंगे। अकाली दल के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने कांग्रेस नेताओं की तुलना पंज प्यारे से करने को लेकर हरीश रावत की निंदा की है। उन्होंने मांग की कि हरीश रावत अपने शब्दों को वापस लें और तुरंत ही सिख संगत से माफी मांगे। हरीश रावत जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਖੱਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। सिख धर्म में मान्यता है कि जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की शुरुआत की थी तो उन्होंने 5 प्यारों यानी 5 लोगों को चुना था जो गुरु और धर्म के लिए कुछ भी कर सकें, यहाँ तक कि धर्म के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हो। इसी के बाद से ये परंपरा रही कि जब भी सिखों की कोई भी यात्रा, नगर कीर्तन या धार्मिक कार्यक्रम होता है जहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब को ले जाया जाना होता है, वहाँ पर पंज प्यारे उनका नेतृत्व करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और रुक करते एक और बड़ी खबर है। कोरोना काल में आज फिर से स्कूल खुलने की खबरें आ रही हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में स्कूल अब अनलॉक होने जा रहे हैं। ज्यादातर राज्यों में 6वीं से ऊपर के स्कूल खोलने की योजना है और सरकार लगातार इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर रही है। सबसे अहम बात स्कूलों से यह कही गई है कि कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए और बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो गार्जियन, उनके जो माता पिता हैं, उनसे परमिशन, उनसे एक्सेस लेना जरूरी है। हालांकि ये सवाल भी किए जा रहे थे जो अभिभावक हैं उनकी ओर से कि आखिर स्कूल कब तक बंद रहेंगे, कब तक बच्चे घरों में बैठे रहेंगे, क्योंकि बिना स्कूल जाए पढ़ाई कैसे मुमकिन है। इधर देश में 5 दिनों के भीतर दूसरे दिन रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। देखिए देश में वैक्सीन की रफ्तार हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ी और स्कूल खोलने पर बहस छिड़ गई और अब 17 महीने के बाद स्कूल के ताले खुलने वाले हैं। कहीं स्कूल भेजने को लेकर संशय है तो कहीं अभिभावक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बच्चे कब तक घर पर रहेंगे। अभी हमें पता नहीं कि स्कूल में कैसी तैयारी हुई है, नहीं है, पूरी तरीके से हमें पूरा इन्फॉर्म करें कि उस बेस पे हम बच्चे को कंफर्म करें। फिर वैक्सीनेशन स्कूल में सबको हुआ है, नहीं हुआ है, ये थोड़ा लेके अभी थोड़ा सा डाउट है हमारे मन में कि स्कूल में जाएंगे बच्चे सेफ हैं, नहीं है, नहीं पता। मुझे एक तरफ से मतलब थोड़ी सी वरी भी थी जाने की, नर्वसनेस, तो फिर बट एट अ साइड आई ऑल्सो वांट टू गो टू स्कूल, बट सेफ साइड लेके। स्कूल को अभी चाहिए थोड़ा दिन रुकने का, ये गवर्नमेंट भी बोल रही है, स्कूल भी, मैनेजमेंट भी बोल रहा है, सब कोई बोल रहा है, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि 3rd वेव बच्चों के लिए हानिकारक है। तो जहाँ तक मेरी सोच है एज ए गार्जियन, तो हम अभी देखना चाहेंगे कम से कम एटलीस्ट अक्टूबर तक कि क्या होता है, क्योंकि सीजन चेंज होगा। अगर उसके बाद ठीक रहा कि हाँ डाउन जा रहा है तो एक बार सोचने को बनता है। बच्चों को वैक्सीन नहीं लग पाई इसलिए चिंता वाजिब है, लेकिन अच्छी बात यह है कि देश में बाकी लोगों को वैक्सीन लग रही है। कल फिर वैक्सीनेशन ने रिकॉर्ड ऊंचाई छुई है। कल 1 करोड़ से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लगाई गई। देश भर में 65 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 50 करोड़ लोगों को अभी पहली डोज मिली, वहीं 15 करोड़ लोग डोज लगा चुके हैं। इससे पहले 27 अगस्त को भी देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई थी। 5 दिन के भीतर ऐसा दूसरी बार हुआ है जब एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई।
याद होगा, कुछ दिन पहले तक केंद्र और राज्यों के बीच वैक्सीन की कमी को लेकर टकराव की नौबत थी। खासकर केंद्र के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की राज्य सरकारों ने मोर्चा खोल दिया था। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई तो पूरी है, लेकिन टीका लगने की रफ्तार धीमी हो गई है। केंद्र ने 64.36 करोड़ वैक्सीन के डोज राज्यों को दिए। 5.42 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई नहीं जा सकी। करीब 15 लाख वैक्सीन के डोज राज्यों को देने के लिए पाइपलाइन में। मतलब इस वक्त देश में वैक्सीन भरपूर, लेकिन राज्य गंभीर नहीं। जो विपक्ष वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर थी, अब वो बैकफुट पर है, क्योंकि वो अपने राज्य के लोगों को वक्त पर वैक्सीन नहीं लगा पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। दिक्कत इस बात की नहीं कि स्कूल खोले जा रहे हैं, दिक्कत इस बात की है कि क्या स्कूल खोलने के बाद बची वैक्सीन लगेगी और क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं राज्यों की 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जनता को सौगातें मिलने का सिलसिला जारी है। यूपी में आज 5.5 लाख लोगों को खुद का घर मिलने वाला है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 5,51,000 लाभार्थियों के खुद का घर होने के सपने को साकार करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6,637 करोड़ की लागत से बने आवासों का लोकार्पण करेंगे और 5,51,000 लाभार्थियों को नए आवास की चाबी सौंपेंगे। सीएम योगी इस दौरान योजना के लाभार्थियों को गृह प्रवेश करवाएंगे। पीएम आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के वितरण कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम योगी के सरकारी आवास पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गरमाने लगा है। राजनीतिक दल जनता के बीच जाने के लिए यात्राओं का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस के बाद अब यूपी में समाजवादी पार्टी भी यात्रा निकालने जा रही है। आज से यूपी में समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा निकलेगी। यात्रा का ऐलान करते हुए सपा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नीतियों से जनता बेहाल है। दलितों और पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। जनादेश यात्रा इन्हीं कुछ उद्देश्यों के साथ जनसंवाद करेगी। जनादेश यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से होगी और करीब महीने भर के जनसंवाद के बाद 28 सितंबर को सुल्तानपुर में जाकर खत्म होगी। इस दौरान अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता योगी सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें करेंगे। चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने, मगर दूबे जी बनकर रह गए। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। रावत गए थे तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रहे सियासी कलह को सुलझाने, लेकिन कुछ ऐसा बोल गए कि खुद विवादों में फंस गए। और हमारे पंच प्यारे हैं 5 लोग, तो उनसे कोई राय परामर्श कर। दरअसल हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और उनके साथ नियुक्त किए गए 4 वर्किंग प्रेसिडेंट्स के साथ मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद रावत ने सिद्धू और उनके 4 वर्किंग प्रेसिडेंट्स की तुलना सिख धर्म के पंच प्यारे से कर दी। बस इसी बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। और पंजाब की सियासत कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बनती जा रही। तमाम कोशिशों के बाद भी हल नहीं निकल रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत। फटाफट फटाफट खबरों के बाद रुख करते हैं अब अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को पूरी तरह से वापस बुलाने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जो अमेरिका का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सैन्य वापसी के फैसले को बाइडेन ने पूरी तरह से सही और जायज ठहराया है। जो बाइडेन ने कहा कि देश को अमेरिकी सैनिकों के साहस की तारीफ करनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए।
अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कई बड़ी बातें कही। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से फौज की वापसी के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हमारा मिशन सफल रहा। बाइडेन ने कहा कि हमने अफगानिस्तान में 20 साल तक शांति बनाए रखी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने जो काम किया है वो कोई और नहीं कर सकता। We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States had the capacity and the will and ability to do it, and we did it today. The extraordinary success of this mission was due to the incredible skill, bravery, and selfless courage of the United States military and our diplomats and intelligence professionals. बाइडेन ने कहा कि हमने तालिबान की मौजूदगी के बावजूद जो लोग निकलना चाहते थे उनको वहां से निकाला। हमने 1 लाख लोगों को रेस्क्यू किया। इस दौरान काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बनाए रखी। तालिबान को सीज फायर पर मजबूर किया। जो बाइडेन ने अपने भाषण में दावा किया कि अफगानिस्तान से 1,25,000 लोगों को सकुशल निकाला गया। In April, I made a decision to end this war. As part of that decision, we set the date of August 31st for American troops to withdraw. The assumption was that more than 300,000 Afghan national security forces that we had trained over the past 2 decades and equipped would be a strong adversary in their civil wars with the Taliban. That assumption that the Afghan government would be able to hold on for a period of time beyond military drawdown turned out not to be accurate. बाइडेन ने कहा कि हम अफगान गठबंधन के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। अब तालिबान के पास अफगानिस्तान की सत्ता है। वहां अब हजारों लोगों को नहीं भेजा जा सकता। अफगानिस्तान की जमीन का हमारे या किसी और देश के खिलाफ आतंकियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। We were ready when they and the people of Afghanistan watched their own government collapse and their president flee amid the corruption and malfeasance, handing over the country to their enemy, the Taliban, and significantly increasing the risk to U.S. personnel and our allies. As a result, to safely extract American citizens before August 31st, as well as embassy personnel, allies and partners, and those Afghans who had worked with us and fought alongside of us for 20 years, I had authorized 6,000 troops, American troops, to Kabul to help secure the airport. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दौरान कहा कि वो इस फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि हमें ये मिशन और जल्दी शुरू करना चाहिए था, लेकिन पूरे सम्मान के साथ मैं उनसे अपनी असहमति जाहिर करता हूं। अगर ये और पहले शुरू किया गया होता तो अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और तालिबान और आतंकवाद से 20 साल जंग लड़ने के बाद अमेरिका ने आखिरकार अफगानिस्तान को छोड़ दिया। अमेरिका का आखिरी विमान कल काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। अमेरिकी सेना के जाने के बाद तालिबान के आतंकियों का इस एयरपोर्ट पर भी कब्जा हो गया। आज पहली बार काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर कैमरा पहुंचा और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर लगता है कि अफगानिस्तान पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो गया है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। खाली सड़क, जगह जगह फैला हुआ कचरा, उल्टी पड़ी हुई गाड़ियां, फटा हुआ पोस्टर, जमीन पर साइन बोर्ड। ये है काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बर्बादी के निशान। अफगानिस्तान से आखिरी अमेरिकी विमान रवाना हो गया। इस विमान के रवाना होते ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तालिबान का पूरा कंट्रोल हो गया। अमेरिकी सैनिकों के जाने और तालिबान के टेक ओवर के बाद काबुल एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर पूरी दुनिया के अब सामने है। एयरपोर्ट के बाहर तो अफगान नागरिक आज भी देश छोड़ने के इंतजार में खड़े हुए हैं।
लेकिन एयरपोर्ट के अंदर दूर दूर तक नजर दौड़ाने के बाद आपको तालिबान के आतंकियों के अलावा शायद ही कोई नजर आए। काबुल के जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ हफ्ते पहले तक लगातार विमानों की आवाजाही रहती थी, आज वहां पूरी तरह सन्नाटा है। और ये तस्वीरें एयरपोर्ट की बर्बादी की पूरी कहानी खुद ही बयां कर रही हैं। एयरपोर्ट का दरवाजा खुलते ही कुछ कदम चलने के बाद सड़क के एक तरफ आपको तस्वीरों में कपड़ों का ढेर साफ नजर आ जाएगा। इस ढेर में आपको कई सूटकेस, चादर में बंद कपड़े और सामान आपको दिखाई देंगे। शायद ही आपने पहले कभी किसी एयरपोर्ट पर इस तरह की तस्वीरें देखी हो। जैसे जैसे कैमरा आगे बढ़ता है, एयरपोर्ट की तबाही की और भी तस्वीरें नजर आती हैं। सड़कों पर लाइन से गाड़ियां खड़ी हुई हैं। सेना की गाड़ी भी आपको नजर आएगी। कुछ दूर आगे चलने पर आपको ये गाड़ी पलटी हुई दिखाई देगी। इस गाड़ी का ये हाल कैसे हुआ, किसने किया, इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन तालिबान राज में ऐसी तस्वीरें दिखना अब काफी आम है। तस्वीरों में आपको एक और गाड़ी सड़क के किनारे जमीन पर उल्टी पड़ी नजर आई। आसपास तालिबान के आतंकी भी गश्त देते हुए नजर आ रहे हैं। सेना की इस जीप की तरफ बढ़ता एक तालिबानी भी आपको दिखाई देगा। सोफे, कुर्सियां सब सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। कचरा भी एयरपोर्ट की सड़क पर हर तरफ नजर आ ही जाएगा। यहां किसी नेता का पोस्टर था तो अब तालिबानी आतंकियों ने फाड़ दिया है। एयरपोर्ट पर हर तरफ नजर दौड़ाने के बाद आखिर में एक विमान दिखाई देता है। खंबे उखड़े हुए हैं, बेड भी जमीन पर उल्टे पड़े हैं, जिसके पास एक बार फिर आपको एक कूड़े का ढेर दिखाई देगा। 20 साल अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में जंग लड़ी, लेकिन इस जंग में अमेरिका के अचानक पीछे हट जाने के बाद अब अफगानिस्तान का अंधकार एयरपोर्ट की इन तस्वीरों में साफ नजर आता है। देखिए, कई लोग कहते हैं कि ये तालिबान 2.0 है और जो पहले तालिबान होता था 95 से 2001 तक, वो तालिबान 1.0 है और वो अलग है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि दोनों तालिबानों में फ़र्क है। ये तालिबान 2.0 नहीं है, क्यों, वो तो पूरा देश उनके अंडर आ गया है अभी तो। लेकिन ये एक मैंने स्टेटमेंट दिया था 16 अगस्त को, जब तालिबान ने 15 अगस्त को टेक ओवर कर लिया था। मैं कहा, देखिए, तालिबान जो है वो लड़ाई जीत चुका है, लेकिन युद्ध अभी शुरू होता है। मैं उस स्टेटमेंट पर कायम हूँ। 19 साल 10 महीने और 25 दिनों के बाद अमेरिका ने आखिरकार अफगानिस्तान से विदा ली। 2 दशकों की लड़ाई लड़ने के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से लौट गया। ये एक बड़ी हार है। इस लड़ाई में अमेरिका के हजारों जवान शहीद हुए। अरबों रुपए अमेरिका ने मिशन अफगानिस्तान पर पानी की तरह बहा दिए। अफगानिस्तान में जो कुछ चल रहा है वो समझ के परे है, लेकिन असली युद्ध अब शुरू होने वाला है, क्योंकि तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान है और अब वो लोगों से इस बारे में बातचीत करेंगे और नेगोशिएट करेंगे। वक्त